चलिए अब हम सभी लोग हमारे गुरु सानिध्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लंच से पहले हमारे एकमात्र वक्ता, एकमात्र गुरु जो आज आपको संबोधित करेंगे, मैं पूरे सम्मान के साथ आयुर्वेदम अनंतम के इस गरिमामय अवसर पर आमंत्रित करते हैं एमएएम यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति महोदय, हमारे वैद्य शिरोमणि प्रोफेसर डॉक्टर एसएन गुप्ता जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब उन्हें आमंत्रित करें उनके बहुत फ्रूटफुल, बहुत शानदार सेशन के लिए। सर भूल नहीं जाऊं उसके पहले डॉक्टर श्री ब्रजेश प्रजापति जी और उनकी टीम को धन्यवाद और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं इस अद्भुत आयोजन के लिए। जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके आमंत्रित किया था, कुछ दूसरी भी जिम्मेदारियां थी, लेकिन मैंने एक नियम बना लिया है कि युवा पीढ़ी के द्वारा अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो मैं उसमें अवश्य उपस्थित होने की कोशिश करता हूं। कल मुझे जर्मनी में भी एक कार्यक्रम अटेंड करना था, तो सोचा ये था कि यहाँ से मैं दिल्ली जाकर वहाँ से फ़्लाइट ले लूँगा, लेकिन फिर कुछ स्वास्थ्य कारणों से उसको प्रोग्राम को मैंने पोस्टपोन किया, लेकिन यहाँ उपस्थित हो सका, इसके लिए परमपिता परमात्मा को भी धन्यवाद। यहाँ थोड़ा परिचय देना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि नडियाद क्या है। नडियाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है। कितने लोगों को पता था ये? और इन्हीं की प्रेरणा से 1938 में, जो बीच में एक चित्र देख रहे हैं आप, वैद्य सुंदरलाल जोशी, जिनके दोहित्र भी यहाँ विद्यमान है आज, उनकी प्रेरणा से 1938 में मेरे कॉलेज की स्थापना हुई थी। और जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं मगन भाई एडनवाला, जिनके नाम पर अभी एक यूनिवर्सिटी बन गई है, इनका परिचय भी बहुत जरूरी है। भारत के जो सबसे बड़े उद्योग घराना है अंबानी, उसके स्थापक धीरूभाई अंबानी ने अपनी सबसे पहली नौकरी इन्हीं मगन भाई एडनवाला के कंपनी में की थी। इसलिए कई बार मैं मजाक के मूड में कहता हूँ कि धीरूभाई अंबानी और मेरे में एक समानता है कि हम दोनों के फर्स्ट एम्प्लॉयर एक ही व्यक्ति थे। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे विषय पर आता हूँ। मुझे आदेश हुआ है कि मुझे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बहुत ज्वलंत समस्या है उसके बारे में बोलना है। अच्छा, हिंदी भाषा में तो आप सब सुविधाजनक हैं, नहीं हो तो बता देना। तो एक कहावत है, चीनी कहावत, कि इफ यू गिव ए फिश टू ए हंग्री पर्सन you can manage his hunger for a day, but if you train him fishing, then you can manage his hunger forever. So मेरा पर्पज भी ये रहता है कि मैं आपको मछली नहीं दूं, बल्कि मछली पकड़ना सिखाऊं, जिससे किडनी डिजीज तो क्या, आपके सामने कोई भी समस्या आए तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे समझकर और हम उसको ठीक कर सकें। तो लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन में 250 बेड की हमारी हॉस्पिटल है, और जिसमें लगभग 90% ऑक्यूपेंसी अक्सर हुआ करती है। और हर साल किडनी डिजीज इस पे बोलने का क्यों मैं दुस्साहस कर सकता हूं, तो उसका कारण है कि हर साल हम 1200 से ज़्यादा नए पेशेंट इस रोग के रजिस्टर करते हैं, और इसलिए कुछ अधिकार है इस क्षेत्र में बोलने का। अब जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं आपको इस व्याख्यान के माध्यम से मात्र किडनी रोग की बात नहीं करूंगा, लेकिन
कुछ और दूसरी मास्टर की भी मैं आपको समर्पित करना चाहूँगा कि जिससे आप आयुर्वेद को किस तरह से समझकर और प्रैक्टिस में सफल हो सके। यहाँ दो चीज़ें मैंने ली है, मेदो वाहनम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वाहनम च, और दूसरा सूत्र है वह है मूत्र वाहनम स्रोतसाम बस्तिर मूलम वंशनौज। अब यहाँ क्या है कि इन दोनों सूत्रों के कारण कई तरह की विटंडा आयुर्वेद के क्षेत्र में व्याप्त हैं। एक तो यहाँ मैं अपने इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो आयुर्वेद की भाषा या संस्कृत भाषा जो है, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। जो कुछ हमने प्रचलित अनुवाद कर रखे हैं, प्रचलित टीकाएं हमने जो पकड़ रख रखी है, उनसे आगे हमें निकलना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ जब हम कहते हैं मेदवा नाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वहनम चो, वपा महम तो क्लियर है कि उसका मेद के साथ सीधा संबंध दिखता है, लेकिन जब वृक्क की बात आती है तो हम फिर कई तरह के तुक्के लगाने लगते हैं, जैसे कई बार एड्रिनल ग्लैंड वगैरह। लेकिन ये वृक्क वास्तव में क्या है? तो जैसे आयुर्वेद में हृदय क्या है? हृदय केवल हार्ट नहीं है, ये प्रीकार्डियम भी है, मीडियस्टिनम भी है, इट इज आल्सो सीट ऑफ फीलिंग्स एंड सेंसेशंस, और किसी भी चीज का अगर केंद्र होता है तो उसको भी हृदय कहते हैं। और जब गुल्म स्थान की बात आती है तो ये एपिगेस्ट्रियम भी है। तो एक हृदय शब्द के इतने अर्थ होते हैं, कुक्षी, बेली, केविटी ऑफ एब्डामिन, इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, वोम, केविटी इन जनरल। तो अगर हृदय के इतने मतलब हैं, कुक्षी के इतने मतलब हैं, तो वृक्क को ही हम किडनी पकड़ के क्यों बैठे हैं कि ये केवल किडनी है? तो वास्तव में ये किडनी तो है, लेकिन इसके अलावा भी है। जैसे हम जब हृदय की बात करते हैं तो पूरा प्रीकार्डियम या पूरा मीडियस्टिनम भी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये इस संदर्भ में वृक्क किडनी नहीं है, बल्कि पेरारीनल एडिपोज टिश्यू है। किडनी तो है ही, लेकिन साथ में पेरारीनल एडिपोज टिश्यू, और जो पेरारीनल एडिपोज टिश्यू है उसका मेद के रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जब हम वृक्क इस संदर्भ में लें, मेदोवाहनम स्रोतसाम मूलम, तो वहाँ केवल किडनी नहीं बल्कि पेरारीनल एडिपोज टिश्यू जो एक आर्गन की तरह काम करता है, हमें लेना पड़ेगा। अब दूसरा जो है, क्यों कि इसमें जो रक्त का प्रवाह है वो 400 मिलीलीटर पर 100 ग्राम टिश्यू पर मिनट, इतना परफ्यूजन ब्लड का इसमें होता है, जो दूसरे ऑर्गन्स की तुलना में कई गुना अधिक है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल भी है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्लोमेरुलस, उसकी कैपिलरीज, इंट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, बोमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट्स, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इनका सबका आप लोग सब पढ़ें फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, इसलिए ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। केवल एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पोडोसाइट्स हैं, जिनका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके साथ सीधा सीधा संबंध है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि पोडोसाइट एक ऐसा इसमें अवयव है कि जिसमें हीलिंग की क्षमता सबसे ज़्यादा है दूसरी जगहों की अपेक्षा। इसलिए अगर ये जब डैमेज होता है तो एल्ब्यूमिन पैदा करता है, लेकिन वहीं इसमें हीलिंग होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूरी है कि जितनी भी किडनी डिजीजेज हैं उनको हम ग्रासली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरीली नेफ्रोटिक एंड प्राइमरीली नेफ्राइटिक। और आपकी सूचना के लिए जो पहली कैटेगरी है प्राइमरीली नेफ्रोटिक, इसमें हम आयुर्वेद वाले सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और इसमें भी जो पहली कैटेगरी है नॉन प्रोलिफरेटिव, इसमें तो आप पूरा पूरा रिवर्सल की गारंटी पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन जब आते हैं हम प्राइमरी नेफ्राइटिक की, यहाँ भी आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पेशेंट को कहें कि भाई
प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ मेहनत की जा सकती है। लेकिन जो ऊपर वाली कैटेगरी है नेफ्रोटिक वाली, उसमें भी जो नॉन प्रोलिफरेटिव है, उसमें तो आप गारंटी के साथ पेशेंट को कह सकते हैं कि हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में भी काफ़ी कुछ मदद की जा सकती है। एक दूसरी वितंडा जो हमारे यहाँ चलती रहती है कि इसका नाम क्या दिया जाए। ये नया रोग है, इसमें मानने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो नाम वाम के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो इसको जीर्ण या प्रवृद्ध वृक्क दोष या वृक्क रोग कह सकते हैं। वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है, पेशेंट को ठीक होना चाहिए। अब ये कितनी खतरनाक रोग है, ये दूसरी स्लाइड्स की बजाय मैं सीधा यहाँ आता हूँ कि जितनी मारक रोग हैं उनमें 1990 में इसका स्थान 27वां था किडनी डिजीज का मारक रोगों में। 2010 में बढ़कर ये पहुंच गया 18वें पर। ये देखिए, ये विज्ञान की प्रगति है, ये कि 27 से 18 पे पहुंचा दिया। और इसके आगे की प्रगति कि 2017 में ये पहुंच गया 12वें नंबर पे। वो थोड़ा कलर उसका ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन 12वें नंबर पे। और अगर ये प्रगति चलती रही तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2040 तक ये 5वें नंबर पे पहुंचेगा, तब ये शायद कैंसर को क्रॉस कर जाए। और इसलिए इसको हमें कैंसर से कम खतरनाक नहीं मानना चाहिए। भारत में भी ये स्थिति लगभग ऐसी है, 12वां स्थान है इसका मारक रोगों में। अब आयुर्वेद की क्यों जरूरत है? विज्ञान के समर्थक लोग ये कहेंगे कि आधुनिक विज्ञान में इतनी सुविधा है, उसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है। तो जो दो उपाय हैं आधुनिक विज्ञान के पास, जिनको शार्ट में लोग कहते हैं आरआरटी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, जिसमें एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हमारे देश की अगर हम परिस्थिति देखें तो उन परिस्थितियों में ये दोनों ही स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी हम चले जाएं तो कम से कम 3 लाख से 5 लाख का खर्चा कम से कम आता है। और उसके बाद भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं, इन्फेक्शंस के रहते हैं और कैंसर ट्रांसमिशंस के रहते हैं। तो इतनी लिमिटेशंस के परिस्थिति में आयुर्वेद क्या कर सकता है? एक तो ये रोगी की जो मजबूरी है उसके कारण काफ़ी कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। आप कई बार टीवी पर, मीडिया में इस तरह के विज्ञापन देखते होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट से हम तो आपको बचा सकते हैं, या डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, या क्या है। लेकिन कुछ वास्तविकताएं हमें सामने रखनी चाहिए। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पर है तो उसकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं या बंद भी करवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर उसको आरआरटी की ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारे पास 20-20 साल तक के उदाहरण हैं कि जिनको 20 साल से किसी भी आरआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जो मैंने बताई है पहली कैटेगरी, उस तरह के पेशेंट हों तो उसमें नॉर्मल सर्वाइवल भी बगैर आरआरटी के लंबे समय तक संभव रहता है। अब एक हमारे यहाँ, मैं रोग ही कहूँगा उसको, आयुर्वेद में एक रोग व्याप्त है कि हर चीज़ को हम संहिता में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये रोग यहाँ किस तरह से वर्णित है कि नहीं है। तो है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। जैसे चरक संहिता में जब उन्होंने असाध्य छर्दी के स्थिति का वर्णन किया है तो वहाँ ये एक वर्णन मिलता है कि विट स्वेद मूत्रांबु वहानि वायु श्रोतांसी सरुद्ध यद ऊर्धुमेति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्दीय नरस्य कोष्ठात् विणमूत्रियो तत् संवर्ण गंधम तट श्वास हिक्कार्ति युतम प्रसक्तम प्रच्छदेद दुष्ट ये अतिवेगात तया अर्दित आशु विनाश मेति, आशु विनाश मेति ये स्थिति बताई है। लेकिन वहाँ उन्होंने बताया है कि इससे रोगी शीघ्र ही मर जाता है। इसका मतलब कि उस समय चरक संहिता के समय में तो इसके लिए उनके पास कोई उपाय था नहीं। और ये जो पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है यूरिमिक पेशेंट का, मतलब
जो किडनी फेलियर में स्थिति होती है। तो वर्णन है, लेकिन चिकित्सा उस समय भी उपलब्ध नहीं थी। ये एक सिद्धांत निदान का श्लोक मुझे बहुत पसंद है कि कुछ वास्तविकता हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। पुराना प्रिविलियंते नवीना प्रादुरासते विविध्यंते स्थिताश्चत नृणाम नाना विधा गदा। जो पुराने रोग थे वो खत्म होते जा रहे हैं और नए नए पैदा हो रहे हैं, और जो पुराने रोग भी हैं उनका जो क्लिनिकल पिक्चर है वो परिवर्तित हो गया है। तो अगर हम चाहें कि आमवाद जिस तरह से माधव निदान में वर्णित है उसी तरह से आज मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कुछ परिवर्तन मिलेगा। और ये केवल हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों का ही नहीं, अगर हम आधुनिक विज्ञान का भी देखें तो जिस समय हम पढ़ते थे उस समय टाइफाइड का डायग्नोसिस केवल 3 चीज़ के आधार पर होता था। कोई लेबोरेटरी टेस्ट से कभी डायग्नोसिस नहीं हुआ टाइफाइड फीवर का। सबसे पहला रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, टेम्परेचर नेवर टचिंग नॉर्मल विद द डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, टंग कोटेड विथ रेड मार्जिन। ये 3 चीज़ें थी जिसके आधार पर टाइफाइड का डायग्नोसिस होता था। लेकिन अब आज देखो आप तो ये क्लिनिकल पिक्चर प्रायः नहीं मिलता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जो किसी वनस्पति के संबंध में है। वहाँ वृक्क शब्द का वर्णन किसी वनस्पति के संदर्भ में हुआ है, और जिसको सायण ने अपनी कमेंट्री में लिखा है एवर्टर ऑफ डिजीज। तो इस पर से मुझे एक क्लू ये मिला कि अगर वृक्क का मतलब होता है एवर्टर ऑफ डिजीज तो ये शायद किसी वनस्पति के लिए हो, लेकिन वृक्क में भी, किडनी में भी अपने आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने डिजीज को खुद रिवर्ट कर सके। हमें जो आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी इटियोपैथोजेनेसिस इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा। सबसे पहला जो कारण है वो बीज दोष, वेग धारण, खास करके जो अपान से रिलेटेड है। इस संदर्भ में मैं प्रायः एक बात इस युवा पीढ़ी के सम्मुख रखता आया हूं। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन। बड़ा सुंदर नाम है। एसेंशियल मतलब हर एक को होना चाहिए। अब उस एसेंशियल हाइपरटेंशन का क्यों कारण पता नहीं है, इसलिए कह दिया एसेंशियल। लेकिन मेरे इतने लगभग 4 डिकेड के प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है इसका वो भले ही कारण नहीं जानते हो, लेकिन हमारे यहाँ कारण है, और वो कारण है मूत्र के वेग का धारण करना। वो कैसे होता है, इसमें वो जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है उसकी महिमा आप समझ सकते हैं कि जब बार बार आप पेशाब रोकेंगे तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है उसको गुस्सा आएगा कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार। तो वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा वो। अब वो जो हमारे बंधु लोग हैं वो कह देते हैं कि एसेंशियल है, कारण उनको पता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मूत्र का वेग धारण करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दूसरा है विषमाशन। जो हमारे यहाँ अष्टविधि आहार आयतन बताए हैं उनका पालन नहीं करते हुए अगर हम आहार का सेवन करते हैं तो ये होता है। ये हमारे यहाँ विद्यार्थियों ने इसके ऊपर जो स्टडीज़ की है उसमें ये मिला है। जो मूत्रवाय स्रोत से रिलेटेड रोग हैं जैसे मूत्रकर्ष है, मूत्राघात है, अश्मरी है, अर्बुद है, ग्रंथि है, प्रमेह है, इस पे खास करके मधुमेह है, वो इसके रोग कारक निदान हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि इसको आप मूत्रकर्ष क्यों नहीं कहते हो, मूत्राघात क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ भैया उसके निदान है, वो रोग नहीं है। ये मूत्रकर्ष मूत्राघात उसके कारण है, वो खुद नहीं है। क्योंकि जो मूत्रकर्ष या मूत्राघात का जो पूरा क्लिनिकल पिक्चर है वो इससे पूरा मिलता नहीं है। बलभ्रंश, ये एक मेरा अपना खुद का इंटरप्रिटेशन है, जैसे मैं संस्कृत के शब्दों को, आयुर्वेद के शब्दों को अपने ढंग से समझता हूँ। या बलभ्रंश, इसका प्रायः अनुवाद किया जाता है बल क्षय, डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ। लेकिन भ्रंश शब्द जो है वो डिमिनिशन के लिए अर्थ में नहीं है संस्कृत में। भ्रंश वही शब्द है जिससे भ्रष्ट बना है, जो आजकल एक बहुत खास कम्युनिटी के लिए यूज होता रहा है। भ्रष्ट मतलब, भ्रष्ट का पर्याय अगर एकदम से आपसे कहा जाए तो क्या होगा? हाँ, कौन? कौन? आप बोल सकते हैं, कोई है नहीं।
तो जिनके लिए ये भ्रष्ट शब्द आजकल ज़्यादा होता है, वो क्यों होता है? भ्रष्ट मीन्स वन हु इज डेविएटेड फ्रॉम हिज ओन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ बल भ्रंश का मतलब होता है व्हेन आवर इम्यूनिटी इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज। आमा, इसका भी एक लक्षण यही है, बल भ्रंश। जीर्ण ज्वर, यहाँ ज्वर जो है किसी फीवर के संदर्भ में नहीं है, लेकिन एनी क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज, उससे भी ये होता है। और अगर कुछ नहीं मिले तो आखिरी ये छोड़ना नहीं है, देव, ये कारणभूत होता है। ये त्रिदोषज व्याधि है, वात और कफ की अधिकता के साथ। मूत्र, रस, उदक, स्वेद, रक्त, सिरा, ये बेसिक दोष हैं, बाद में सब जाके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्रोतस जो है वो पहले ये मूत्र, उदक और स्वेद और रस और रक्त, वहाँ स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाद में लगभग सभी स्रोतस इसमें इन्वॉल्व होकर मल्टी स्रोतस डिजीज बन जाती है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम स्रोता दृष्टि की बात करते हैं, विद्यार्थियों से पूछते हैं कि स्रोतो दृष्टि क्या, तो तुरंत कहते हैं अति प्रवृत्ति संगोवा। बोलो बोलो, हाँ। लेकिन ये जो है ना, उसके लक्षण है। जहाँ कहीं भी अगर स्रोतो दृष्टि होगी तो ये 4 कंडीशन मैनिफेस्ट होगी। लेकिन जो पैथोलॉजी क्या होती है स्रोतस में, तो उसका वर्णन भी हमें स्रोतो विमानी अध्याय में मिलता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या नहीं करूँगा अभी। तो यहाँ स्रोतस में जो दृष्टि होती है वो खरत्व, गौरव, काठिन्य और रोक्ष, इसके रूप में इसमें स्रोतस में ये दृष्टि होती है। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी हमारी होगी वो होगी निदान परिवर्जन, जिसमें जो कुछ हमने हेतु अभी देखे हैं, उसके अलावा जो निदानार्थकर रोग हैं उनकी भी चिकित्सा करना, जो व्याधि अधिष्ठान है उसका जितना रिपेयर हो सके वो। फिर जो स्रोतस की प्रकृति है, खास करके मूत्रवाह, उदकवाह और स्वेदवाह स्रोतस की, उसको नॉर्मलाइज करना। और जिन जिन धातुओं में क्षय होता है, जैसे रस, रक्त, मांस, अस्थि, उनका पोषण करना। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, खास करके हाइपरटेंशन वगैरह, उसको मैनेज करना। और अंत में सत्वावजय और देवव्यपाश्रय, ये छोड़ना नहीं होता है। हम भले क्रेडिट ले लें कि हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक कोई दूसरा कर रहा है। तो ये जब हम भावना रखते हैं, मैंने ये बहुत ऑब्जर्व करके देखा है, अहंकार आ जाता है जब आदमी, अल्टीमेटली हम तो कुछ और नहीं, इंसान है हम। हाँ, पाठक जी ने राज कपूर की एक फिल्म का गाना कोट किया था, तो उसी की एक फिल्म का ये भी है कि कुछ और नहीं, इंसान है हम। तो अहंकार तो आ जाता है कि हाँ देखो, हमने किडनी के ऐसे पेशेंट को डायलिसिस से बचाया, इतना को ट्रांसप्लांट से बचाया, लेकिन तुरंत ऊपर से एक झटका ऐसा पड़ता है कि जिसका क्रिएटिनिन केवल 2 या 2.5 था, वो केवल 1 सप्ताह में बढ़ के 10 तक पहुंच जाता है। तब पता चलता है भाई करने वाला कोई और है, झूठी झूठी क्रेडिट हम नहीं लें। तो ये हमें रखना पड़ेगा। सत्वावजय के बारे में ये मैं खास बात यहाँ करूँगा कि ये बहुत महत्व का है, ये हमें मुफ्त में मिलता है। हम आयुर्वेद के लोग इसके लिए बहुत लकी है। सत्वावजय का मतलब होता है कि रोगी में जो कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग है, अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनसो निग्रह, जो अहित का अर्थ क्या है, उसके लिए जो उसमें नेगेटिव थिंकिंग है, जो वो सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, किडनी खराब हो गई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मर जाऊंगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और ये जो है फिर उसमें विषादो व्याधि वर्धना नाम, वो रोग को बढ़ाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वहाँ उसको कह दिया जाता है भाई तेरे पास इतने सप्ताह है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिया जाता है तेरे पास इतने महीने हैं, और उसके सामने एक बड़ा खराब पिक्चर क्रिएट होने लगता है। जब वो आयुर्वेद में आता है तो हम बहुत लकी लोग हैं। वो जब वहाँ वेटिंग में बैठा होता है, वहाँ कई रोगी बैठे होते हैं, और हमारे आयुर्वेद के रोगी ऐसे महान लोग होते हैं, उनको अगर फ़ायदा नहीं भी हो तो तभी आलोचना नहीं करते हैं। वो कहेंगे अरे मुझे बहुत फ़ायदा है, मैं तो डायलिसिस पे था, डायलिसिस बंद हो गया मेरा, और ये मैं नहीं, कई मेरे रिलेटिव उनका भी ऐसा ही हुआ। तो वो जब रोगी सुनता है तो उसको लगता है कि भाई इतनों को फ़ायदा तो मुझे भी होगा। फिर वो जब आपको आके मिलता है, आप उसको आश्वस्त करते हैं कि हाँ भाई रोग गंभीर है, लेकिन तुम्हारी मेहनत से, हमारी मेहनत से कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उसको एक एश्योरेंस मिलता है,
वही सत्वावजय है। तो अब यहाँ जो व्याधि अधिष्ठान का रिपेयर, यहाँ हम जितनी भी मूत्रवात स्रोतस पे काम करने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं, मैं केवल यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, आपके ध्यान में कोई भी आए उसका उपयोग कर सकते हो आप। जैसे वरुण, ये वरुण मैंने इसलिए चुना है, वरुण किस चीज का देवता है? और अथर्ववेद का जो पहला कांड है उसका 3रा अध्याय, वो पूरा का पूरा मूत्रवात स्रोत से संबंधित है और उसमें बारंबार ये वरुण देव का नाम आता है। दूसरा पुनर्नवा आप जानते ही हैं, गोक्षुर भूमि आमल की, ये इतना प्रचलित औषधि नहीं है, लेकिन मैं इसका बहुतायत से उपयोग करता हूँ, खास करके जहाँ कहीं भी मधुमेह के उपद्रवों से संबंधित बीमारियाँ होती है, वो न्यूरोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, कुछ भी हो, उसमें ये वंडरफुल इसके रिजल्ट्स हैं भूमि आमल की के। फिर च्यवनप्राश, अवले, शिलाजतु और गुगलू के कंपाउंड मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप इनसे कुछ भी बना लें अपने हिसाब से। यहाँ मैं आपको एक बता दूँ, शायद यहाँ उपस्थित हों हाल में तो मिल लेंगे। लखनऊ में एक प्रैक्टिशनर है डॉक्टर संजय सिन्हा, वो अपने आप को मेरा एकलव्य कहते हैं कि उन्होंने इनडायरेक्ट मेरे से सीखा है। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ महीने पहले उनको मॉडर्न साइट की नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, उनको स्पेशल इनवाइटी की तरह बुलाया था। तो वो इसलिए अद्भुत व्यक्ति हैं कि वो डबल MSc है, M.Tech किया है और उसके बाद वो आयुर्वेद में आए। तो वो इसी सिद्धांत पर कि जो भी मूत्रवात स्रोतस पे काम करती है उनको लेकर उन्होंने खुद अपनी औषधियां बनाई है और सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं। तो आप भी, ये जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। हम जब पढ़ते थे तो हम प्राय एक चीज देखते थे, स्टूडेंट बैठते थे टीचर्स के बाद, और टीचर जो जो लिख रहा है उसकी कॉपी मारते जाते थे। वो काम नहीं करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मछली पकड़ना सीखो। हाँ, मछली दे दी जाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी आपको औषधि लगे, जिसको लगे इसका मूत्रवात स्रोतस पे कुछ रसायनात्मक कार्य है, उसको उपयोग करो। अब यहां जो स्रोतस की प्रकृति के लिए निरूबस्ती, जो पुनर्नवाष्टक का क्वाथ है, प्राय पुनर्नवादी क्वाथ के नाम से प्रचलित है, इसकी हम निरूबस्ती देते हैं। और इंटरमीडिएटली गोक्षुरादि तेल, इसमें जो तिल तेल है उसको हमने इन्हीं रसायनों से प्रोसेस करके तेल बनाया है, इनकी हम बस्तियां देते हैं। इसमें हमने कंडीशन ये रखी है कि निरूबस्ती कम से कम 20 मिनट अंदर रहनी चाहिए। तो हम हमारे रेसिडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कैसे भी इस बस्ती को 20 मिनट तो अंदर रहने ही दो, क्योंकि मैं इसको मिनी डायलिसिस गिनता हूँ। जो फ्लूइड इनटेक है उसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, जो आउटपुट है, एक्सक्रीशन है, उसके हिसाब से। अब ये बस्ती हम जो कन्वेंशनल मेथड से देते हैं, एक तो हमने मक्षिका स्थान है, मक्षिका की तरह शास्त्र को हमने पकड़ रखा है। शास्त्रकारों ने कभी नहीं कहा है कि हमने जो लिखा है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करो। समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। उस जमाने में जो बस्ती नेत्र होता था वो हार्ड मटेरियल का होता था, इसलिए 4 अंगुल के बाद कर्णी का उन्होंने रखने का विधान किया था, जिससे आगे जाके इंजुरी नहीं हो। अब क्या होगा, ये जो 4 अंगुल वाली कर्णिका वाली बस्ती आप देंगे तो ऐसे स्थान पर बस्ती मटेरियल पहुंचेगा कि उसको तुरंत दौड़ना पड़ेगा इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है। आज आपके पास सॉफ्ट मटेरियल उपलब्ध है, तो हम क्यों वो 4 अंगुल वाला बैरियर रखें? क्यों नहीं हम उसको डीप दें, और डीप देकर बस्ती को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो रुक सके उतना रुकने का उसको प्रयास करिए। साल्ट के रिस्ट्रिक्शन में खास करके हम साल्ट फ्री डाइट का ही प्रोविजन करते हैं, लेकिन अगर कहीं हाइपोनेट्रीमिया वगैरह हो तो भी उसमें हमारे हॉस्पिटल में सेंधव लवण के अलावा दूसरा लवण यूज नहीं होता है। 2 चीज़ें हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट है, तेल की जगह तिल तेल, कोई दूसरा तेल नहीं। गुजरात में मूंगफली का तेल उपयोग होता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में नहीं, तिल तेल। लवण केवल सेंधव नमक, दूध केवल गाय का दूध, घी केवल गाय का घी। और आप देखिए कि जब हमने वहाँ डिमांड खड़ी की है तो आज अमूल वाले
अलग से गाय के घी का पैकिंग करना शुरू किया उन्होंने। डिमांड क्रिएट करो। तो हम केमल मिल्क की हमने ऐसी डिमांड क्रिएट की है सिरोसिस ऑफ लीवर में कि केमल मिल्क के पैकिंग आपको अमूल वाले सप्लाई करने लग गए। अब यहाँ ये जो धातु पोषण के लिए है, एनीमिया में अपना च्यवनप्राश या अपनी जो आयरन प्रिपरेशन है वो तो मदद करती है, लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इरिथ्रोपोइटिन जो किडनी पैदा करती है उसका बहुत बड़ा रोल है इरिथ्रोपाइसिस में, और ये नहीं हो पाता है तो चाहे हम कितना ही आयरन दें उसमें फिर रक्त निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसमें हम इरिथ्रोपोइटिन देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। जो आधुनिक शास्त्र के विद्वान हैं उनकी सलाह से आप इरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ होना चाहिए। तो हमने ये एक फल होता है प्रिकली पेयर, ये हमारे सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में बहुत होता है, और इसके रक्त वर्ण के कारण ग्रामीण लोग इसको ये समझ करके कि रक्त की वृद्धि करेगा इसको प्रायः खाते रहते हैं। और हमने इसके ऊपर काम किया और हमें ये मिला कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं कि जो इरिथ्रोपोइटिन की तरह काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये लाल दिखता है लेकिन इसमें आयरन जरा भी नहीं है, लेकिन इसमें इरिथ्रोपोइटिन की तरह काम करने वाला सब्सटेंस है जो हमारी ये मदद करता है। जो मायोपैथी न्यूरोपैथी उनके लिए तो हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। जितने भी वाथर तेल हैं उनसे आप अभ्यंग वगैरह कराइए। और ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शंख भस्म, मुक्ता और प्रवाल के कंपाउंड। प्रवाल मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क किया है कि प्रजापति जी के इतने बड़े प्रयासों के बाद भी प्रवाल जैसी चीज़ें बैन हो गई है। तो यह मुक्ता और प्रवाल का एक दूसरा एडवांटेज और है कि इससे हमें एक नेचुरल हाई क्वालिटी कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन इन दोनों में एंटी डिप्रेसेंट गुण भी है। और जो इन किडनी के पेशेंट में ज़्यादातर होता है, तो दूसरे कैल्शियम प्रिपरेशन की बजाय अगर हम मुक्ता और प्रवाल को देंगे तो उनके डिप्रेशन में भी हम फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ भी एक दूसरी चीज़ आती है कि विटामिन डी, उसको एक्टिवेट करने का काम भी किडनी करती है। तो वो भी नहीं हो पाने के कारण विटामिन D3 प्रायः सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ भी हमारा एक उपाय देखा है, अस्थि श्रृंखला घृत। अस्थि श्रृंखला आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध पादप है, इससे हम घी सिद्ध करके इसका उपयोग करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले जो रोग हैं, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपीनिया या जिनमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इन सब रोगों में इससे वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं विटामिन D3 के कंपैरिजन में भी। अस्थि श्रृंखला घृत। हाइपरटेंशन प्रायः त्रिफला गुगलू 1 ग्राम 3 बार देने से काम चल जाता है। अर्जुन चूर्ण भी इसमें अच्छा काम करता है, लेकिन अगर नहीं काम करता हो तो सर्पगंधा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक देना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो इससे बचना चाहिए। यहाँ भी बगैर किसी डोगमेटिक एटीट्यूड के अगर ज़रूरत लगे तो मॉडर्न एंटी हाइपरटेंसिव देने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। नौसिया और वोमिटिंग और हिक्कप, इसके लिए हमारे पास उनसे भी अच्छे उपाय हैं। इसमें मयूर पिच्छ भस्म और आम्र और जाम्बू पाल्लव का फांड ये अद्भुत काम करते हैं। सत्वावजय, और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। देव यपाश्रेमा, जो रोगी जिस तरह की भी धार्मिक बैकग्राउंड का हो उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहित करें कि वो अपने अपने इष्ट देव का और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपना जुड़ाव पैदा करे। और अगर किसी को कुछ नहीं होता है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, आप जो बताएंगे हम करेंगे, तो ये जो अथर्ववेद का पहला जो कांड है उसका जो 3रा अध्याय है उसका पाठ करने का भी हमने ये शुरू किया है। हमने रोगियों को स्वस्वर पाठ करना सिखा देते हैं हम उनको हॉस्पिटल में, तो जब घर जाते हैं तो इसका पाठ करते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया। तो माइल्ड केस हो जिसमें क्रिएटिनिन लेवल 3 मिलीग्राम % से कम हो, तो उनमें हम गोक्षर आदि घृत से स्नान करा के माइल्ड विरेचन देते हैं। उसके बाद में लॉइन रीजन में नाड़ी स्वेद करके प्रातःकाल उसको जो नीरू बस्ती मैंने बताई है वो देते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि अगर ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट कन्फर्म है
तो यहाँ हमारा एक और प्रोटोकॉल हम ऐड करते हैं इसमें, वर्धमान पिपली उसको देकर 13 दिन तक, उसके बाद में फिर ये विरेचन हम देते हैं। फिर ये शमन चिकित्सा आप सब जानते हैं, सब औषधियाँ, गोक्षरादि गुगलू, वर्णादि गण क्वात, ये सुश्रुत संहिता का है। रसायन चूर्ण, ये अष्टांग हृदय का फेमस रसायन है। स्वदंशा रसायन, ये हमने खुद अपना डिजाइन किया है, जिसमें हम गोक्षुर चूर्ण में गोक्षुर क्वात की 7 भावना देके इसको तैयार करते हैं। भूमि आमल की पहले मैं बता चुका हूँ, शिलाजतवादी वटी और शुद्ध शिलाजतु भी लगभग 4 से 5 ग्राम दिन में 2 बार हम इसको देते हैं इन रोगियों को। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी रोगी को ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाता है, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, इसलिए रोगियों को भी कह सकता हूँ ब्रेकफास्ट नहीं करना है। लेकिन हम उनको गाय का दूध और च्यवनप्राश देते हैं, वो इनको भी मिलता है। लंच में, रात के खाने में, इन सब में मुख्य आधार ये है कि जो गुरु, अभिसंधि और अति स्निग्ध इस तरह का जो आहार हो वो हम वर्जित कराते हैं। तो दोपहर के खाने में बॉइल्ड मूंग बीन सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, राइस और फ्रेश और माइल्ड स्पाइसेस जो हो सके। शाम के खाने में भी लगभग यही रहता है, इसमें हम एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं खिचड़ी का। इसके अलावा कभी बीच में अगर भूख लगती है, हमारी आदत पड़ी हुई है बार बार खाने की, तो हम उसमें उनको बीच बीच में कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन बने वहाँ तक हम कहते हैं कि भाई अध्यशन और अत्यशन इन दोनों से बचो। खास करके अपथ्य बहुत जरूरी है। जो दूसरे जो अनाज है, वीट है, मिलेट है, कॉर्न है, ये हम बंद करवा देते हैं। बेकरी आइटम्स, सीसेम ऑयल मतलब तेल के अलावा दूसरे तेल, जंक फूड, फर्मेंटेड आइटम, साल्ट्स, चिलीज, कोई भी चीज़ खट्टी, इसमें खास करके 2-3 चीज़ हम अलाउ करते हैं, जैसे दाड़म, अनार, ये हम अलाउ करते हैं, बाकी दूसरी खटास नहीं। और दूसरी एक खटास जो हम खास करके इनमें तो नहीं, लेकिन सिरोसिस ऑफ लीवर के रोगियों में हम बहुत प्रचलित करते हैं उसको, वो है मातुलुंग। बहुत अद्भुत प्लांट है वो भी। मिल्क प्रोडक्ट, दूध और घी के अलावा दूसरे मिल्क प्रोडक्ट, जहाँ तक हो पेशेंट को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से बचे, रात का जगना, दिन का सोना, ये अवॉइड करे। अब हर जगह एविडेंस की बात होती है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से एविडेंस को लिया जाता है उसको मैं एविडेंस नहीं मानता हूँ। मेरे एक बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, इटाली की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पाओलो रॉबर्टी। उसने एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे एक आर्टिकल लिखा था, मुझे भी भेजा था, और उसने लिखा था कि व्हाट वी से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बट ए ट्रेंड सेट बेस्ड मेडिसिन। हमने एक ट्रेंड बना दिया कि इस पे जो कुछ फिट आएगा वो एविडेंस है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ एविडेंस नहीं है। अगर हमें एविडेंस की बात करना है तो हमारे खुद के हमें एविडेंस क्रिएट करना चाहिए। हमारे पास है, बहुत कुछ है, उनसे अच्छे हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट हम तैयार कर सकते हैं चाहे तो। और लेकिन फिर भी ये बात होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं सीधी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ सीधा। बाकी तो आप जानते हैं कि फ़ायदा होता है, इसीलिए तो आपने बुलाया है यहाँ। तो लेकिन सीधी एक बात, वो एक विज्ञापन आता है ना, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। तो मैं सीधी एक बात पे आता हूँ। वो जो संजय सिन्हा की मैंने बात की थी कल, उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब जब मैंने वहाँ प्रेजेंट किया नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक भी इतने सुधार तो हो जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तू एक काम कर, कल उनको मेरे लेक्चर में ले आना, तो मैं बताऊँगा कैसे होता है। वो इस स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, दूसरा नहीं। क्योंकि हमें भी ये कहा जाता था कि इतना फ़ायदा तो वैसे ही हो जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि आयुर्वेद की दवा से वो फ़ायदा हुआ हो। तो हमने ये सब, मैं एस्केप कर रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा होता है तभी तो पेशेंट आ रहे हैं। तो लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
सीधा उस पर आता हूं मैं। हाँ, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो EGFR इनिशियली 13 था, 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद बढ़कर 15 हुआ, और 6 महीने कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेने के बाद ये पहुंच गया 17.8। और जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है इसका ग्रेडेशन का, उसके हिसाब से हम उसको 5th स्टेज से 4th स्टेज में लिया है। मतलब जो मौत के करीब था खींच लिया हमने, हम उसके लिए सावित्री बन गए। तो एक तो ये चीज है। अब ये जब नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई अपने आप भी होता है, अपने आप नहीं होता है भाई, अपने आप केवल मर्सिडीज में होता है। एक बार मिस्टर जॉन मर्सिडीज खरीदने गए, उन्होंने वहाँ जो शोरूम वाला था उसको कहा भाई जरा चला के देख लूँ, तो कहा चला लीजिए। जॉन ने स्टार्ट की गाड़ी, थोड़ी चली, बंद हो गई। उसने कहा कि क्या बात भाई, बंद हो गई है? तो साहब गाड़ी में पेट्रोल तो है ही नहीं। तो फिर इतनी कैसे चल गई? तो कि इतनी तो मर्सिडीज के नाम से भी चल जाती है। तो वो मर्सिडीज के साथ होता है, यहाँ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने एक स्टडी की। यहाँ देखिए आप, ये 53 ऐसे पेशेंट हमने ढूंढे कि जिनके पास पूरा अच्छा डेटा था 6 महीने का हमारे पास आने के पहले। तो जब वो 6 महीने पहले उनका EGFR था 20, जब हमारे पास आए घटकर वो हो गया 12, 11.95। मतलब जब वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो कहते हैं कि अपने आप भी हो जाता है, तो भाई जब तुम्हारी ट्रीटमेंट ले रहे थे तब तो सीधा घट के आधा हो गया, 20 से 12। और जब उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली 6 महीना, तब वो बढ़ के हो गया 17। तो भाई अपने आप कहाँ हुआ? तुम्हारा जब ले रहा था तब तो बिगड़ा, हमारा लिया तब फायदा हुआ। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है, उन नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए जो ये कहते हैं, जो ऑस्ट्रिच एटीट्यूड रखते हैं। मैं उसको कहता हूँ ऑस्ट्रिच एटीट्यूड, कि दिखता है लेकिन नहीं कुछ माना नहीं जा सकता। होता है हमारे साथ कई बार, जब पेशेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरा तो डायलिसिस बंद हो गया, ही हो गया। नहीं, मानने में नहीं आता है भाई, मत मान। हाँ, मत मान, तू नहीं मानना है तो पेशेंट तो आ रहे हैं हमारे पास। अब ये कुछ समय तक पहले तक ऐसी स्थिति थी कि हम केवल नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट को ही हम लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि नेफ्रोलॉजिस्ट इतने बढ़ गए हैं कि बेचारों उनके लिए भी ब्रेड एंड बटर का संकट पैदा हो गया। तो सबने डायलिसिस सेंटर खोल दिए जगह जगह, और वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे पास डायलिसिस के लिए पेशेंट भेजो। तो हमको ये लगा कि अच्छा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारे पास भेजेंगे। तो अब हम डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट को, हाँ इधर आ जाइए संजय जी, आपका नाम हमने बार बार उल्लेख किया है, इधर आइए आप। ये आप सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप व्यक्ति हैं, एक सक्सेसफुल नेफ्रोलॉजिस्ट, यंग नेफ्रोलॉजिस्ट, आप लखनऊ। तो अब डायलिसिस डिपेंडेंट भी हम लेने लग गए हैं, और तो उसका भी थोड़ा बता दूं मैं आपको कि क्या हो रहा है डायलिसिस डिपेंडेंट में। हाँ, ये एक तो हमने 5 सिम्टम इसमें क्राइटेरिया में लिए हैं। तो डायलिसिस जब वो हमारे मतलब जब आया ट्रीटमेंट के लिए, उस समय उसका जो सिम्टम स्कोर था वो था 9.8, और 6 महीने हमारी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका ये जो स्कोर था सिम्टम्स का, ये घट के हो गया 2.69। और ये जो 48 पेशेंट थे, इनमें से 25 का डायलिसिस टोटल स्टॉप हो गया 6 महीने में, मतलब 50%। और मात्र इतना ही नहीं कि उनका जो EGFR था वो भी इंप्रूव हुआ। मतलब डायलिसिस की तो जरूरत कम ही पड़ी, लेकिन EGFR भी इंप्रूव हुआ। और इसको अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो
हाँ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस थी, महीने में 6 बार उनको करवाना पड़ता था, वो 6 महीने बाद 1.73 हो गई। मतलब एक गरीब पेशेंट को हजारों रुपए की बचत। और उसके साथ ऐसा नहीं कि उसकी कंडीशन में कुछ खराबी आई हो, उसकी कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अब ये कैसे होता है, तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले आपको बताई है, मेंटल पॉजिटिविटी। जितनी आप पेशेंट में मेंटल पॉजिटिविटी आप पैदा करेंगे, उसका इफेक्ट होता है डिसेलरेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस, रिवर्सल ऑफ पैथोलॉजी इन माइल्ड अफेक्टेड यूनिट्स, एडाप्टेशन एंड कंपेंसेशन, होलिज्म। यहाँ एक चीज हम आयुर्वेद वाले लोगों को समझनी चाहिए। जब हम बात करते हैं यावंता ही मूर्ति मंता भावा लोके तावंता पुरुषे, तो यहाँ इसको मैं नाम देता हूँ होलिज्म, यूनिवर्सल होलिज्म। जो कुछ ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है, उसी तरह से जो कुछ शरीर में है वो एक सेल में है। एवरी लिविंग सेल हैज कैपेसिटी टू मॉडिफाई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू नीड। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना कि ये कैसे होता है। एक भारतीय परिवार है, नाम दे दें हम कुछ भी, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। शर्मा जी कमाते हैं, मिसेस शर्मा वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है। 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते कूदते हैं। अब दुर्भाग्य से मिसेस शर्मा बीमार पड़ गई। अब क्या होगा? शर्मा जी कहेंगे बच्चों देखो मम्मा से कुछ होगा नहीं अभी, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो एक काम करो, तुम आलू साफ करो, तुम चावल साफ करो, तुम दाल साफ करो, मैं आटा तैयार करता हूँ, कुछ बनाते हैं। मम्मी जैसा तो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन कुछ बन जाएगा। तो ऐसे वो लोग मेहनत करके कुछ दिन कुछ बनाते हैं और अपना काम चलाते हैं। अब हमारे भारत में एक और प्राणी है जो पूरे विश्व में विशिष्ट है, वो है पड़ोसी। जब पड़ोसी को पता चलता है तो वो आता है और कहता है शर्मा जी कैसे आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर मिसेस शर्मा बीमार थी तो हमें बताना तो था। ये सब नाटक बंद करो, जब तक वो ठीक नहीं होती है खाना हमारे यहाँ से आएगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब सबसे पहले जो नेफ्रॉन्स हैं दूसरे इंटेक्ट हेल्दी, उनको जब ये पता चलता है कि भाई हमारे दूसरे जो नेफ्रॉन है वो बीमार हो गए हैं, तो पहले तो वो कंपेंसेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, अगर उनके ऊपर ये भार आता है तो वो भी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ हमारी जो आयुर्वेद की रसायन औषधियाँ हैं वो मदद करती है कि इनके ऊपर अगर भार अधिक भी आता है तो उनको डैमेज होने से बचाती है। फिर जैसे ही ये दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको जब पता चलता है पड़ोसियों को, तो वो किडनी से रिलेटेड जो जो काम है उनको थोड़ा थोड़ा वो कंपेंसेट करने लगते हैं। हमें उनको प्रोत्साहन देना होता है। पक्वाशय जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन को संभाल लेता है, लीवर जो है वो एंडोक्राइनल सिस्टम को संभाल लेता है। ऐसे दूसरे दूसरे जो सिस्टम हैं दूसरे ऑर्गन्स के, वो कंपेंसेट करते हैं और इस तरह से ये फायदा इन रोगियों को होता है। अब इसमें हमारे कई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं। इसमें एक खास इसलिए महत्वपूर्ण है ये वाला पब्लिकेशन कि इसमें जो एक नाम देख रहे हैं मनफ्रेड, पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं तो, विक्सन की, ये शेरिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी में, शेरिटी में नहीं है, दूसरी एक यूनिवर्सिटी में ये मेडिकल मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। और ये जो नीचे एक नाम है क्रिश्चियन केसलर, इसके फादर हैं। ये क्रिश्चियन केसलर शेरिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी तक प्रोफेसर रहा है, अभी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया, ये मेरा विद्यार्थी है। और शेरिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी मतलब विश्व की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी, जिसने 14 नोबल लॉरिएट पैदा किए हैं। और वहाँ जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, वहाँ अभी तक आयुर्वेद की ओपीडी ये लोग चलाते थे शेरिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में।
अभी कल से ये लोग वहाँ आईपीडी 5 बेड की शुरू करने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगले महीने रखो, फिर देखेंगे। तो इसने जब ये हमारे सब देखे स्टेटिस्टिक्स, तो इसने अपने फादर से बात की। इसके फादर बहुत खुर्राट आदमी, वो मानते ही नहीं थे, वो कहते हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा कि ऐसा करो, सब फाइलें मेरे पास मंगवाओ। तो हमने भेज दी, सॉफ्ट कॉपी में सब फाइलें। उन्होंने फिर अपने ढंग से स्टेटिस्टिक्स लगाया, कई टेस्ट ऐसे लगाए जिनके मैंने नाम ही नहीं सुने थे। अभी भी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से टेस्ट लगाए। जैसे एक ये ग्राफिक यहाँ देखा होगा आपने अभी थोड़ा, मुझे तो नहीं समझ में आया, आप लोगों में इसको विद्वान हो तो शायद समझ जाए। ये और ये करने के बाद उसने कहा कि ये तो वंडरफुल रिजल्ट है। कल्पना थी, तो उसने कहा क्या मैं इसके ऊपर पेपर लिख सकता हूँ? मैंने कहा लिख भाई, हमें क्या। और उसने ये पेपर तैयार किया था जो इसमें ये पब्लिश हुआ है। तो ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में ये पब्लिश हुआ है। तो ये कुछ जो दूसरी बात नहीं बता दूं आपको, मात्र इतना ही नहीं है, हमारा नाम किडनी डिजीज में हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सफलता तो हमें सिरोसिस ऑफ लीवर में मिल रही है। इसमें तो फिर भी ये होता है कि भाई कुछ में रिजल्ट मिला, कुछ में नहीं मिला, लेकिन सिरोसिस ऑफ लीवर में तो हमें 100% रिजल्ट मिल रहा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि, और ये कोई ऐसी औषधि है इसमें कि जो आप लोगों को नहीं मिल सकती, आप बना नहीं सकते, कुछ नहीं है। बहुत सरल चीज़ें हैं, उनको उपयोग करके, और आप ये जो खतरनाक, जिनको आधुनिक विज्ञान में उनको नाम लेके ऐसा डरा दिया जाता है, जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनो सप्रेसेंट और प्रेडनिसोलोन के अलावा कोई उपाय नहीं है। केवल सरल उपायों से आप ऐसे रोगियों को ठीक कर सकते हैं। हाँ? तो पुनः आप लोगों ने शांति से सुना, भूख लगने लगी होगी, और मेरे बाद में एक बहुत अद्भुत वक्ता हैं, और इसलिए आपको उनके लिए ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना पड़े, तो मैं अपने व्याख्यान को ही विराम देता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद, आयोजकों का फिर से धन्यवाद, ब्रजेश प्रजापति और उनकी टीम को अभिनंदन और शुभकामनाएं कि ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि ऐसे भव्य आयोजन वो सफलता के साथ करते रहें, और इस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हुए उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, सादर चरण स्पर्श करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको सम्मानित करने के लिए, आप पूरे सम्मान के साथ हमारे वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदा फाउंडेशन से आदरणीय डॉक्टर पीके प्रजापति सर, कृपया आप मंच पर आएँ और हम सब सम्मान करने की श्रृंखला में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, और हम सब सम्मान करेंगे हमारे प्रोफेसर एसएन सर का। और इसी के साथ आप सभी लोगों से निवेदन कि आप सभी लोग लंच पे जाने से पहले हमारे जितने भी गुरु सानिध्य में गुरु इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं तपन सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरे सम्मान के साथ कि सम्मान करने की श्रृंखला में आप हमारे साथ उपस्थित हों। निश्चित तौर पर आप की ऊर्जा, आपका स्नेह, आपका अनुभव हम नौजवान पीढ़ियों को हमेशा से प्रोत्साहित करता रहेगा। इस समय मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे पूरे सम्मान के साथ तपन सर। जोरदार तालियों के साथ हम सब सर को आफ्टर द लंच हम सब उनका बहुत फ्रूटफुल सेशन भी एंजॉय करेंगे। हमारे साथ आदरणीय वैद्य संजय बोई सर हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका भी वेलकम करें। और उसी के साथ जिन्होंने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कोरिया तक आयुर्वेद को पहुंचाया है, आदरणीय प्रशांत तिवारी सर भी हमारे साथ हैं। गुरु सानिध्य में हम उनके साथ भी अब से कुछ ही देर बाद बढ़ेंगे। एक बार आप जोरदार तालियों के साथ आप उनका भी वेलकम करेंगे। लेट्स हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल टोकन ऑफ लव। और लंच के बाद संजय बोई सर का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो होगा सुश्रुत सभागार में, यानी इसी फ्लोर पर जो सुश्रुत सभागार है वहां पर होगा। आइए हम सभी लोग तपन सर से अनुरोध करें, सर मंच के एक बार सेंटर में बीच में आ जाए, और हम सब हमारे राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दरबार और एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर देकर हम सब स्वागत अभिनंदन करें। ये है गुरु शिष्य परंपरा, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी विरासत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एसएन गुप्ता सर का। आयुर्वेद अनंतम के इस पावन अवसर पर
आयुर्वेद केशरी हमारे वैद्य संजय भोई सर, आप एक का पर्यायन नाड़ी वैद्य के रूप में बहु आप प्रसिद्ध हैं तथा श्री कला आयुर्वेद के संस्थापक एवं निदेशक हैं। आपने अपनी नाड़ी परीक्षण की प्रतिभा से प्राचीन विद्या को आधुनिक समाज तक पहुंचाकर असंख्य रोगियों को लाभान्वित किया है। आयुर्वेद अनंत है और नाड़ी विज्ञान उसकी धड़कन है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को प्रकट करती है। तो ऐसे संजय भोई सर का